नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश की आज़ादी में अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं तो उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वो इस आज़ादी के आंदोलन के एक नेता हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी के और ख़ास तौर से गांधी परिवार के करीबी लोगों को जितनी चिढ़ है उससे ज़्यादा और किसी से नहीं। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लीजिए, वो सुनने को तैयार हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आप प्रशंसा कीजिए, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो ये मानने को या ये सुनने को तर्क के रूप में भी सुनने को तैयार नहीं कि नेहरू से ज़्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, या जवाहरलाल नेहरू से बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस थे, या ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, ज़्यादा प्रभावी थे। देश में उनकी लोकप्रियता जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा थी। ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, ये एक बात है। लेकिन ऐसा कहने वाले को वो कुछ भी उसके खिलाफ बोल सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी अभियान चला सकते हैं। बात शनिवार की है। एसोचैम ने, जो उद्योग जगत की संस्था है, उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया था और उसमें मुख्य वक्ता थे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित कुमार डोभाल। उन्होंने जो बात कही उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन कांग्रेस से आया है, ये समझ से परे है। अपने देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये कितने बड़े नेता की बात हो रही है। सिर्फ इतना कहा अजित डोभाल ने, उन्होंने कहा कि अगर नेताजी उस समय होते देश में तो भारत का विभाजन नहीं होता, वो भारत का विभाजन नहीं होने देते। ये बात कांग्रेस को एकदम समझिए कि तीर की तरह लगी है। जयराम रमेश ने कई ट्वीट किए, तमाम मुद्दे उठाए। उसके बाद उन्होंने अजित कुमार डोभाल पर टिप्पणी की कि ये डिस्टोरियन हैं, यानी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाले। इसमें हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की बात कहाँ से आ गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई बताएं, कोई बड़ा नेता बताएं, कांग्रेस का ही, ये कांग्रेस के बाहर तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का भी, जो नेताजी के बारे में अच्छी बात ना बोलता हो। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे और अगर उनको देश छोड़कर जाना ना पड़ा होता तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बनते और देश का बंटवारा भी नहीं होता। 1938 में हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब उसके बाद क्या हुआ उसको थोड़ा सा जानिए। हालांकि उसके बाद का जो अगले अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन उसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य, इससे कम कुछ भी नहीं। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, अंग्रेज़ लेकर आए थे, उसके तहत वो कुछ फेडरल कंसेशन देना चाहते थे। उस फेडरल स्कीम को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार थी, या कहें कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा स्वीकार करने को तैयार था। नेताजी उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये छोटी छोटी जो है, ये छोटे छोटे कंसेशन मंजूर नहीं है। उनका स्वराज्य हमारा अधिकार है और ये लेकर रहेंगे, इसके लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी और उनके साथियों को सुभाष चंद्र बोस का ये रवैया, उनकी ये नीति स्वीकार नहीं थी। ये बात सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे। इसलिए वो अपनी बात को साबित करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, वो अगला चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का गांधी जी की मर्जी के खिलाफ लड़े। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया और कहा कि वो मेरे उम्मीदवार हैं और सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। और सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन जो मैं बात बार बार कहता हूँ, आप देखिए, ये आज का मामला नहीं है, आज़ादी के बाद का भी मामला नहीं है, आज़ादी से पहले से चला आ रहा है कि कांग्रेस में एक गुट है, एक वर्ग है जिसके पास सिस्टम होता है, सिस्टम पर उसका कब्जा रहता है। तो उस समय भी कांग्रेस के सिस्टम पर जिन लोगों का कब्जा था, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया। वो काम न कर सकें, इसके लिए कार्य समिति के सारे सदस्यों से इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब कांग्रेस अध्यक्ष
उनकी कार्यसमिति के सारे सदस्य उनके विरोध में इस्तीफा दे दें, निर्वाचित अध्यक्ष, बहुमत से चुने गए अध्यक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि इरादा क्या था। और नेताजी को ये लगा कि अब मुझे अगर रहना है, बने रहना है, तो सीधे गांधी जी से लड़ना पड़ेगा, उनके साथियों समर्थकों से लड़ना पड़ेगा। उनको लगा कि इस लड़ाई में समय व्यर्थ बर्बाद होगा, उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर मैं बड़ा साबित हो जाऊं, प्रभावशाली साबित हो जाऊं, तो भी कुछ नहीं होना। तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है, पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ना है, उसके लिए मेरी जो सामर्थ्य है, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया। नज़रबंदी से वो बचकर निकले, अफ़गानिस्तान पहुँचे, अफ़गानिस्तान से रूस पहुँचे, रूस से वो जर्मनी पहुँचे, हिटलर से मिले। हिटलर की नीतियों के वो समर्थक नहीं थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने 4000 भारतीयों को, जिनको हिटलर ने जेलों में बंद कर रखा था, उनको रिहा करवाया। उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश में टिकने नहीं दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया होता पूरे देश ने, पूरे देश की तो बात छोड़िए, देश तो मुझे लगता है समर्थन में था ही। आज भी कोई एक नेता इस देश का सबसे लोकप्रिय अगर है तो उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 1956 की बात है, 1956। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत आए। वो कोलकाता में राजभवन में ठहरे। वहाँ तत्कालीन राज्यपाल ने उनसे पूछा कि 1947 में तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था भारत छोड़ने का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी भी शिथिल पड़ गए थे, उसके बाद कुछ किया नहीं उन्होंने। फिर आखिर आप इतनी जल्दबाजी में भारत छोड़कर क्यों गए? तो रिचर्ड एटली, जिनके दस्तखत से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना, उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस के डर से। उन्होंने कहा कि उनकी मौत भले ही हो गई थी। ये ब्रिटेन और भारत में तमाम लोग ये प्रचार करते हैं कि 1945 में, अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में ताइवान में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन आज तक इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। ये माना जाता है कि ब्रिटेन को, रूस को और तमाम दुनिया के देशों को और भारत के प्रधानमंत्री को भी पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। लेकिन मैं आज इस विवाद में, इस बहस में नहीं जाना चाहता कि उनकी 1945 में विमान दुर्घटना में मौत हुई थी या नहीं हुई थी, वो जीवित थे उसके बाद या नहीं थे, लेकिन उनका खौफ जीवित था। ये बात क्लेमेंट एटली ने मानी। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवाद का जो ज्वार पैदा किया था, हमको ये समझ में आ रहा था कि ये अब पूरे देश में फैलेगा, इसे रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद जो हमारी स्थिति होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। ये अंग्रेज़ों को ये डर था, वरना अक्टूबर 1948 में अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे। 1947 में ही चले गए। वो डर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और मुझे लगता है कि ये डर इस बात का था कि कहीं वो भारत आ न जाएं। अगर भारत आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, और आ जाएंगे तो क्या होगा, इसके संकेत मिलने लगे थे। जिस तरह से नेवी में विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों को 1857 का विद्रोह याद था। उनको मालूम था कि उससे किसी तरह से बच गए, लेकिन इस बार इस तरह का अगर विद्रोह होगा तो वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा संगठित होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो विद्रोह होगा उसका एक नेता होगा, सर्वमान्य नेता होगा। अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं अगर किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान सकता हूँ तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ये हैसियत, ये प्रभाव था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनको दो लोगों ने विरोध किया, जिनमें से एक ने अब विरोध करना बंद कर दिया है। एक कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के करीबी लोग, और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अभी 15-20 साल पहले तक उनको तोजो का कुत्ता, जो जापानी शासक थे तोजो, उनका तोजो का कुत्ता कहते थे। इस तरह से अपमानित करते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के लोग, और उससे पहले सीपीआई के लोग। और उन नेताजी को ये कांग्रेसी बताते हैं कि वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। आप बताइए कि अगर कोई बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेता हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेचर का हो, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी कैसे गाली देगी?
तो एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, उस नैरेटिव का और कोई मतलब नहीं था, वो नेताजी के खिलाफ भी नहीं था। वो ये बताने के लिए नैरेटिव आज़ादी के बाद गढ़ा गया कि नेताजी राइट विंगर नहीं थे। नेताजी अगर होते तो बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस के समर्थक नहीं होते, विरोधी होते। ये बात साबित करने के लिए नेताजी को अपमानित करने की हद तक जाती है कांग्रेस पार्टी। तो देश से निकलकर बाहर जाना, वहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन करना, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद चढ़ाई करना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और उसमें अंडमान में झंडा फहराना। उनको एक सीमित मात्रा में ज़रूर सफलता मिली। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के दरअसल पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे, और उनसे ये बात मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी दशकों तक डरती रही। इस बात का भय सताता रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। ताइवान की दुर्घटना में उनकी मौत हुई, ये बात कोई नहीं मानता। ये बात साबित हो सकती है, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, उन अस्थियों को मंगाकर उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो मालूम हो जाएगा कि वो उस नेताजी की अस्थियां हैं या नहीं। लेकिन कोई सरकार ये काम करने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि अगर नेताजी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी तो कई देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। मतलब कई देशों ने उनको सताने का, उनके बारे में जो जानकारी है उसको छिपाने का, और उनके साथ न जाने क्या क्या किया है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए नेताजी की ताकत का, उनकी हिम्मत का। यही बात अजीत कुमार डोभाल ने कही। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के इतिहास में ऐसे लोग बिरले होते हैं जो प्रबल धारा के विरोध में तैरने का साहस करते हैं। नेताजी उनमें से एक थे। ऐसे व्यक्ति की इस देश में पूजा होनी चाहिए। 1947 के बाद, आज़ादी मिलने के बाद जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई, जिस तरह से उनके पूरे इतिहास को कमतर दिखाने की कोशिश की गई या दबाने की कोशिश की गई, 1947 के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के इतिहास और एक परिवार के महिमा मंडन का काम हुआ, जो आज तक चल रहा है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का नाम बदल जाता है तो कांग्रेस के लोग ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। वो उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर नहीं रख लिया, अपने पार्टी के किसी नेता के नाम पर नहीं रख लिया, उसका नाम सिर्फ प्रधानमंत्री संग्रहालय बन गया है। तो किसी और प्रधानमंत्री को नेहरू जहां हैं वहां जगह दी जाए, ये मंजूर नहीं है कांग्रेस पार्टी को। तीन मूर्ति में सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना, ये कांग्रेस पार्टी को कभी पसंद नहीं आया, अब भी पसंद नहीं है। उसका जब तब विरोध होता रहता है। सवाल ये है कि नेताजी से इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी को क्यों है? नेताजी से नफरत इसलिए है कि नेताजी एकमात्र ऐसे नेता थे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, शिखर पर थे, तब उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, चुनौती दी और जीते। वही त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उस समय पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं था जो गांधी जी को पहली बात तो चुनौती दे सके और चुनौती देकर जीतने की सोच भी सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न केवल चुनौती दी बल्कि जीत कर दिखाया, और जीत कर दिखाया। अगर उनको काम करने दिया जाता तो सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता? महात्मा गांधी पर नहीं, सरदार पटेल पर नहीं, मौलाना आज़ाद पर नहीं, नाम लेते जाइए, इनमें से किसी पर नहीं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता जवाहरलाल नेहरू पर। ये गांधी जी को भी पता था, उनके साथियों को भी पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, वो लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनका प्रभाव लोगों पर ज़्यादा है, वो नेहरू जी की तुलना में ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ज़्यादा बड़े विजनरी हैं। देश को लेकर उनमें जो कमिटमेंट है, जो निष्ठा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इन्हीं सब वजहों से कि कोई अगर नेहरू से आगे निकलने की कोशिश करे, नेहरू के बराबरी में भी आने की कोशिश करे, तो कांग्रेस पार्टी की नज़र में वो खलनायक होता है। इसलिए देश के महानायक को कांग्रेस पार्टी ने कभी उसका सही दर्जा देने की कोशिश भी नहीं की।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।